हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी शिक्षण में पाठ योजना। इसका हमने अर्थ पढ़ दिया है, आवश्यकता पढ़ दी है, सोपान पढ़ दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ योजना निर्माण के विभिन्न उपागम। तो जिस तरह से ये पाठ योजना संबंधी 3 उपागम हैं, पाठ योजना का निर्माण करने के लिए विद्वानों ने अनेक उपागमों का विकास किया है, जिसमें से 3 उपागम जो है ये मुख्य है। कौन कौन से हैं ये उपागम? पहला है हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम, दूसरा है ब्लूम का मूल्यांकन उपागम, तीसरा है RCEM उपागम। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम। ये हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम में यहाँ वो प्रसिद्ध जर्मन शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने पाठ योजना बनाने के लिए जिस पद्धति को विकसित किया है उसे हर्बर्ट उपागम कहा जाता है। हर्बर्ट पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष के सिद्धांत को मानते हैं। उनके अनुसार मन और पर्यावरण के संपर्क से विचारों की उत्पत्ति होती है, और जो ये विचार होता है पहले चेतन मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और फिर अवचेतन मस्तिष्क में चले जाते हैं। और जब कभी मनुष्य के सामने इन अवचेतन मस्तिष्क के विचारों से संबंधित कोई नया विचार उपस्थित हो जाता है, तब ये जो विचार होता है चेतन मस्तिष्क पर आ जाते हैं और नए विचारों से संबंध स्थापित करते हैं, और फिर ये सब विचार अवचेतन मस्तिष्क में चले जाते हैं और इस प्रकार ज्ञान की श्रृंखला बढ़ती रहती है। इसीलिए जो हर्बर्ट महोदय ने इस बात पर जोर दिया है कि जो शिक्षण करते समय ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए और बच्चों को जो नया ज्ञान दिया जाए उसका जो संबंध उसके अर्जित ज्ञान से जोड़ देना चाहिए। यहाँ पे हर्बर्ट ने बताया है कि सीखना तभी संभव है जब सीखने वाला क्रियाशील हो, और उनके विचार से क्रियाशील होने के लिए मस्तिष्क 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। वो कौन सी 4 अवस्था है? पहला है अवलोकन, दूसरा है आशा, तीसरा है मांग, चौथा है क्रिया। तो उन्होंने मानसिक क्रियाओं के इस क्रम में शिक्षण के 4 पद निश्चित किए, और वो कौन कौन से हैं? स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और व्यवहारिक प्रयोग। स्पष्टता का अर्थ होता है सबसे पहले विद्यार्थी के सामने विषय सामग्री को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाए, बच्चों को उन्हें देखने समझने का अवसर दिया जाए, और संबंध से तात्पर्य होता है कि पाठ्य सामग्री का संबंध छात्रों के पूर्व अर्जित ज्ञान से जोड़ा जाए। तीसरा जो व्यवस्था पद है, इन व्यवस्था पद पर पाठ्य सामग्री को क्रमबद्ध करके व्यवस्थित किया जाए, और चौथा और अंतिम है व्यवहारिक प्रयोग। इसका अर्थ है यह हुआ कि छात्रों को सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करने का अवसर दिया जाए। तो यहाँ पे जो हर्बर्ट है, हर्बर्ट के शिष्य जिलर ने हर्बर्ट के इन चारों पदों को 5 पदों में विभक्त किया। कौन कौन सी है? तैयारी है, प्रस्तुतिकरण है, तुलना है, सामान्यकरण है और प्रयोग। यानी इन्हीं को पंचपदियों या पंच प्रणाली कहा जाता है। तो कौन कौन सी है? मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, दोबारा से दोहराती हूँ। तो जो ये हर्बर्ट के जो 5 पद है वह है, पहला है प्रस्तावना तथा उद्देश्य कथन या तैयारी, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, सामान्यकरण और प्रयोग। यानी आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो ये हर्बर्ट की प्रणाली को परंपरागत विधि के नाम से भी जाना जाता है। अध्यापक शिक्षण की अधिकांश
जो संस्थाओं में इसी प्रणाली का प्रवचन है। जो प्रणाली है पाठ्य वस्तु केंद्रित होती है। इसमें जो पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है और इस उपागम में छात्रों की रुचियों, उनकी योग्यता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये जो 5 पद है, मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने आपको, प्रस्तावना तथा उद्देश्य कथन। तो इसमें तैयारी भी बोल सकते हैं। तो प्रस्तावना, यहाँ पे जो अध्यापक होता है कक्षा में प्रवेश करने पर आते ही नहीं पढ़ा सकता है, उसे पढ़ाने से पहले क्रियाएं करनी पड़ती है जिनसे विद्यार्थी का ध्यान कक्षा में पढ़ाने के लिए बनाया जा सके। जो अध्यापक कक्षा में पहले पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ प्रस्तावना करता है। और दूसरा, प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे जो शिक्षण नवीन तथ्यों को छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करते हुए प्रस्तुत करता है। और जो तीसरा मैंने आपको बताया वह है तुलना। तो तुलना में इस पद को हर्बर्ट महोदय ने संबंध की संज्ञा दी है। यहाँ पर पढ़ाए गए तथ्यों, घटनाओं तथा प्रयोगों का तुलना के द्वारा आपस में संबंध स्थापित किया जाता है। और जो चौथा पॉइंट है यह है आपका सामान्यीकरण। इस पद को हर्बर्ट महोदय ने व्यवस्था की संज्ञा यहाँ पे दी है। और मूल पाठ को समझाने के बाद इस पद में जो विद्यार्थी को सोचने विचारने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। और मैंने आपको 5वां पॉइंट बताया है प्रयोग। तो प्रयोग में क्या करते हैं कि जो प्रयोग पठन विधि का अंतिम पद होता है और इस पद में सीखे हुए ज्ञान को नई परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है और या प्रयोग किया जा सकता है अथवा नहीं, इस बात की पुष्टि अध्यापक पुनरावृत्ति प्रश्नों द्वारा कर सकता है। पुनरावृत्ति समझ गए? पुनरावृत्ति होता है दोहराना, अथवा विद्यार्थियों को सीखे हुए ज्ञान को प्रयोग में लाने के लिए नई परिस्थितियों में लागू करने के अवसर प्रदान कर सकता है या कर सकता है। अब है इसके बाद आपका शुरू होता है हर्बर्ट उपागम में पाठ योजना की रूपरेखा। तो किस तरह से हम हर्बर्ट उपागम में पाठ योजना की रूपरेखा बनाते हैं? तो यहाँ पे जो हर्बर्ट है उन्होंने कौन कौन से रूपरेखा है उनकी, तो इसको सोपान भी कहा जा सकता है। पहला है, सबसे पहले है दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, विभाग, कालांश तथा चक्कर। पाठ योजना की तैयारी इन्हीं तथ्यों के निर्धारण से होती है। और जो दूसरा आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में प्रत्येक विषय को पढ़ाने के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, जैसा आपको मैंने पहले भी किसी में समझाया हुआ है। तो क्या होते हैं, जो हम प्रत्येक विषय को जो पढ़ाता है, पढ़ाने से पहले कुछ उसके सामान्य उद्देश्य होते हैं और इनका जो संबंध होता है विशिष्ट विषय से होता है तथा विषय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर इनका निर्माण किया जाता है। तीसरा आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का प्रत्यक्ष संबंध पढ़ाए जाने वाले पाठ से होता है। ये विशिष्ट पाठ्य वस्तु के आधार पर बनाए जाते हैं। और अब जो फोर्थ पॉइंट आता है सहायक सामग्री। शिक्षण को रुचिकर व स्पष्ट करने हेतु अध्यापक या शिक्षक सहायक सामग्री का अवसरानुकूल प्रयोग करता है। सहायक सामग्री 3 प्रकार की हो सकती है। तो आप इसमें कौन कौन सी ये भी कर सकते हैं, जिस तरह से 3 प्रकार की भी हो सकती है, जैसे आपको श्रव्य, दृश्य, श्रव्य पहला है श्रव्य और दूसरा है दृश्य, तीसरा है श्रव्य दृश्य। तो ये 3 प्रकार से भी हो सकती है। और उसके अलावा रेडियो, प्रोजेक्टर, चित्र, मॉडल, चार्ट आदि इसके उदाहरण हैं। अब आता है 5वां आता है आपका पूर्व ज्ञान।
पूर्व ज्ञान में हर्बर्ट के अनुसार नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। यानी यहाँ पे हर्बर्ट ये कहते हैं कि नए ज्ञान के लिए पहले पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। 6 आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में पाठ की प्रस्तावना छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है और इसमें 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतिम प्रश्नों को नवीन पाठ का शीर्षक प्रकरण निकालना चाहिए। और जो 7वां पॉइंट है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में प्रस्तावना प्रश्न करने के बाद अध्यापक नए पाठ की घोषणा करता है कि आज हम इस प्रकरण के विषय में पढ़ेंगे या इस विषय के बारे में पढ़ेंगे। 8वां प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में इसी पद से पाठ का क्रियात्मक पक्ष प्रारंभ होता है। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पाठ को सोपानों में विभाजित कर लिया जाता है। अब आता है 9 बोध प्रश्न। इस बोध प्रश्न में क्या करता है कि जो अध्यापक होता है, शिक्षक होता है, शिक्षक को प्रत्येक सोपान के अंत में बोध प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को प्रदत्त ज्ञान की जांच करनी चाहिए। अब 11 आता है, कौन सा पॉइंट आता है? 10 में आता है शामपट सारांश। शामपट को शिक्षक का अभिन्न मित्र माना जाता है। वह पाठ का विकास करते हुए शामपट पर मुख्य शिक्षण बिंदुओं को लिखता जाता है। अब आता है 11 पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति क्या होता है? दोहराना। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है पढ़ाए गए पाठ को दोहराना। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल पाठ को छात्रों ने किस सीमा तक ग्रहण किया है। अब क्या आता है? अब 12 में आता है गृह कार्य। जो अंतिम है आपका है वह है गृह कार्य। गृह कार्य में पाठ के अंत में शिक्षक पढ़ाए गए पाठ में छात्रों को गृह कार्य देता है। इसमें ज्ञान स्थायी होता है। तो ये मैंने आपको अभी समझाया हर्बर्ट उपागम में पाठ योजना की रूपरेखा, जिसके 12 पॉइंट है। अब आता है आपका लास्ट में हर्बर्ट के पंचपदीय पाठ के गुण। तो जो गुण है उसमें क्या है कि हर्बर्ट की पंचपदीय योजना के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, यह विधि वर्तमान सभी नवीन शिक्षण विधियों में सबसे कम खर्चीली है। और दूसरा कि शिक्षण विधि को सीखने के मनोविज्ञान का आधार प्रदान करने का श्रेय इसी योजना को है। तीसरा, यह शिक्षण योजना व्यक्तिगत एवं सामूहिक शिक्षण दोनों का ही समन्वय प्रस्तुत करती है। चौथा इसका गुण है कि हर्बर्ट योजना में आगमन विधि तथा निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। पांचवा, हर्बर्ट की पंचपदीय योजना में प्रत्येक पद का अपना स्थान व्यवस्थित एवं तार्किक क्रम प्रदान करती है। पदों का जो क्रम होता है अर्थपूर्ण होता है। अब आता है आपका जो 6 पॉइंट है कि यह जो विधि है ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोगी तथा लाभदायक सिद्ध होती है। और 7 आता है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो ये क्या था आपका हर्बर्ट के पंचपदीय उपागम पाठ के गुण। अब जो आपका लास्ट में आता है वो आता है हर्बर्ट पंचपदीय पाठ के दोष। तो गुण के साथ दोष भी है। तो इसके निम्नलिखित कुछ सीमाएं हैं, कुछ दोष है, वो इस प्रकार से हैं। पहला है कि शिक्षण स्मृति स्तर तक सीमित रहता है। और जो दूसरा है कि छात्रों की रुचियों तथा अभिरुचियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तीसरा,
पाठ योजना व्यवहारिक तथा लचीली कम होती है। और जो फोर्थ पॉइंट कि शिक्षण क्रियाओं द्वारा अधिगम स्वरूपों में समन्वय नहीं किया जा सकता है, किया जाता है। पांचवा आता है कि शिक्षण की क्रियाओं की सार्थकता और व्यवहारिकता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। 6 आता है कि पाठ योजना में शिक्षण अधिगम उद्देश्यों का विशिष्टीकरण नहीं किया जाता है। और 7वां आता है कि प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर ज्यादातर प्रस्तुतिकरण पर ही अधिक बल दिया जाता है। 8वां है केवल ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोगी है। तो ये जो आज आपने पढ़ा हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम, इसमें आपने 5 पद पढ़े, उसके बाद आपने इसकी रूपरेखा पढ़ी, उसके बाद आपने इसके गुण पढ़े और लास्ट में आपने पंचपदीय पाठ के दोष पढ़े। तो ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।